मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एन के लैब साइंस चैनल पर। आज यहाँ पर हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में, और जो भी आर्टिकल्स के बारे में हम बात करेंगे वो बीएड से रिलेटेड है, एडुकेशन से रिलेटेड है। हम सिर्फ बीएड पर फोकस करके आर्टिकल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारे बीएड के सिलेबस में जो आर्टिकल्स है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का 3 आर्टिकल दिया हुआ है, 41, 45, 46। और इक्वालिटी इन एडुकेशन, एडुकेशन जो है सो सबको इक्वली मिले, कोई भी पार्शियलिटी ना हो, उसके लिए 28, 29, 350 एंड 351 जो है दिया गया है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स के लिए 14, 15, 16 और 30 दिया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए 51 ये दिया गया है, जिसमें 11 फंडामेंटल राइट्स दिया गया। उसके बाद आरटीआई का जिक्र किया गया है, सबको डिटेल में देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आर्टिकल 36 से 51 तक डिस्कस किया गया है, और इसको बोरो किया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पर हम 36 से 51 तक नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में है 3 गो आर्टिकल, उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल जो 41 है वो कहता है कि कोई अनएम्प्लॉयड है, किसी के पास जॉब नहीं है, बीमार है और एज जिसका बहुत ज़्यादा हो गया है और एक सिटीजन है इंडिया का, तो उसको अधिकार है काम करने का अधिकार, एडुकेशन पाने का अधिकार और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। यदि कोई भी है अनएम्प्लॉयड है तो उसको जॉब देने का काम स्टेट का है, कोई बीमार है तो उसको इलाज करने का काम स्टेट का है, और किसी को पढ़ना है तो उसको पढ़ाने का काम स्टेट का है। ये आर्टिकल 41 कहता है कि स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक आदमी का ये सारा राइट जो है सो वो प्रोटेक्ट करे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 कहता है कि जब एक बच्चा जन्मता है तो उसका केयर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट का है, और उसको एडुकेशन देने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट का है। 14 साल तक खाना पीना और पढ़ाई सब कुछ देने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। बच्चा को मल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, न्यूट्रिशन का कमी नहीं होना चाहिए, और एडुकेशन का भी कमी नहीं होना चाहिए। ये कब तक? 14 साल के उम्र तक ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको पता होगा बाल श्रम का भी एज क्या है? 14 ईयर। 14 साल के बाद कोई भी बच्चा यदि चाहे तो वो काम कर सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसको चाइल्ड केयर देगा स्टेट गवर्नमेंट और फ्री एडुकेशन देगा स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल 45 ये कह रहा है कि हम चाइल्ड केयर और बेसिक एडुकेशन देंगे, इसको यहाँ से हटा करके आर्टिकल 21 ये में डाल दिया गया, और इसको अब फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आर्टिकल 21 ये में जो फंडामेंटल राइट्स में एलिमेंट्री एडुकेशन का बात किया गया है वो पहले किस आर्टिकल में था? तो आर्टिकल 45 में था। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46 जो है वो स्पेशल प्रोविज़न है, जो कहता है कि जो भी वीकर सेक्शन के लोग हैं, वीकर सेक्शन जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने का, एडुकेशन जिनके लिए एक्सेसिबल नहीं है, जैसे एसटी है, एससी है और अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, उनको जो है सोशल जस्टिस मिले, उनको एडुकेशन फ्री में मिले। और जैसे हम लोग क्या करते हैं, उसको एडुकेशन देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? स्कॉलरशिप देती है। झारखंड गवर्नमेंट ई कल्याण का स्कॉलरशिप देती है, और उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, उसका शोषण ना हो, इस बात का ध्यान रखने का काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट का काम है उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो और उसको बेसिक एडुकेशन मिले, इस बात का ध्यान स्टेट गवर्नमेंट रखे। इस बात का जिक्र जो है सो आर्टिकल 46 में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एडुकेशन। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। यहाँ पर किसी के साथ कास्ट, क्रीड, रिलीजन किसी भी चीज़ के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हमारे सिलेबस के अनुसार हमको कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ना है? 28, 29, 350 एंड 351।
बहुत सारा आर्टिकल है इसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में, लेकिन हम सिर्फ इम्पोर्टेंट अपना पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कोठारी कमीशन का एक स्टेटमेंट है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए एजुकेशन के फील्ड में। उसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन भी कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री वही है जहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और हर किसी के टैलेंट को बराबरी से नापा जाए। यदि किसी को अनइक्वल टैलेंट है तो उसको बराबर लाने का कोशिश किया जाए, कोई कम टैलेंटेड है तो उसको रिसोर्स दिया जाए ताकि वो हर किसी के बराबर अपने टैलेंट को कर पाए। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 28 और इसको जो है सो रिलीजियस एजुकेशन राइट के नाम से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन राइट का बात करता है, यहाँ पर इक्वालिटी का बात करता है, रिलीजन एजुकेशन का। तो सबसे पहले आर्टिकल 28(1) का बात हम करेंगे, जहाँ पर कहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट जिसको स्टेट गवर्नमेंट फंड करता है यानी कि गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर किसी भी प्रकार का रिलीजन का पढ़ाई नहीं होगा। जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर किसी भी प्रकार का रिलीजन का पढ़ाई नहीं होगा। उसके बाद आर्टिकल 28(2) क्या कहता है कि कुछ एक्सेप्शन है। ये जो आर्टिकल 28(1) है ये कुछ जगह पर लागू नहीं होगा। कहाँ नहीं लागू होगा? जहाँ पर एडुकेशन किसी ट्रस्ट के द्वारा दिया जा रहा हो। यदि किसी ट्रस्ट के द्वारा, किसी रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा एडुकेशन दिया जा रहा हो तो वहाँ पर आर्टिकल 21 ये का लॉ जो है सो लागू नहीं होगा। वहाँ पर वो रिलीजन का पढ़ाई कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 28(3), लेकिन नो परमिशन अटेनिंग एनी रिलीजियस एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट। कहता है कि यहाँ पर यदि कोई, लेकिन थर्ड में आर्टिकल 28 का थर्ड में कह रहा है कि फिर भी यदि कोई इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट है वो क्या कर सकता है, रिलीजन का पढ़ाई करवा सकता है। गवर्नमेंट स्कूल में नहीं हो सकता, लेकिन प्राइवेट में जो ट्रस्ट के द्वारा खोला गया है वहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन हो सकता है। फिर भी यदि वहाँ पर कोई दूसरा रिलीजन का बच्चा गया है या सिर्फ वही उसी रिलीजन का बच्चा है और वो चाहता है कि हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में भाग नहीं लें, रिलीजियस प्रे में भाग हम नहीं लें, तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि नहीं तुमको प्रेयर करना होगा, गॉड के सामने खड़ा होकर के प्रार्थना करना होगा। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। यदि कोई दूसरा रिलीजन या खुद उसी रिलीजन का बच्चा भी मना कर दे प्रेयर करने से तो उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। ऐसा आर्टिकल 28(3) कहता है। उसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन है कि ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का बात करता है, जो भी आर्टिकल आपका था यहाँ पर आर्टिकल 28 है, उसमें क्या है, फ्रीडम एज टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड रिलीजियस वर्शिपिंग इन द सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जहाँ पर रिलीजन का पढ़ाई हो रहा है जिस इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर यदि कोई बच्चा गया है तो उन पर फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप रिलीजन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। वो उसको नहीं फॉलो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आप उसको पढ़ाने से भी मना नहीं कर सकते। ऐसा इसमें जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 29 आर्टिकल में जो है सो इक्वल एजुकेशनल राइट का बात करता है कि हर एक सिटीजन को इक्वल एजुकेशन राइट है, चाहे वो कोई भी है, किसी भी प्रकार का है। यहाँ पर आर्टिकल 29(1) का बात हम करते हैं, जिसमें कहता है कि यदि कोई भी सेक्शन है जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में रह रहा है, भारत में रह रहा है, तो उसको हक है किस चीज़ का, कंजर्व करने का। क्या कंजर्व करने का? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। यदि कोई भी है जिसके पास एक अपना लैंग्वेज है, बहुत कम लोग उस लैंग्वेज को बोलते हैं, एक अपना लिपि है, अपना कल्चर है, बहुत कम लोग करते हैं, तो हो सकता है कि वो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाए, तो उनको एक स्पेशल राइट दिया गया है कि आप उसको जो है सो कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 29 का 2। तो ये क्या कहता है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाई। और यदि यहाँ पर जैसे मैं आर्टिकल 29 में जो बोला कि आप कंजर्व कर सकते हैं, तो कंजर्व कैसे करेगा? वो एक इंस्टीट्यूशन खोलेगा, स्कूल खोलेगा पढ़ाने के लिए उस लैंग्वेज को, अपना कल्चर को समझाने के लिए। तो यदि कोई व्यक्ति उसके स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो वो डिनाई नहीं कर सकता, उसको वहाँ पर एडमिशन लेना होगा और उसको पढ़ाना होगा। वो रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 350। तो यहाँ पर जो क्या कहा गया है, दिस आर्टिकल रिलेट टू द फैसिलिटेट इंस्ट्रक्शन इन मदर लैंग्वेज। ये आर्टिकल बात करता है मदर लैंग्वेज का। कोई भी बच्चा जो है उसको मदर लैंग्वेज अच्छा से समझ में आता है, इसीलिए प्राइमरी एडुकेशन उसको मदर टंग में मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 350 ये कहता है कि फैसिलिटी टू इंस्ट्रक्ट इन द मदर लैंग्वेज इन प्राइमरी स्टेज, कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा को मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, बचपन में उसको प्राइमरी एडुकेशन मदर लैंग्वेज में मिले, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का है और उसको यह हक है कि वो बचपन का पढ़ाई अपने मदर लैंग्वेज में पढ़े। इसके लिए ज़रूरत पड़े तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस ऑर्डर दे सकता है और एक ऑफिसर का अपॉइंटमेंट भी कर सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 350 बी है, यहाँ गुरु बी का ए में बोलता है कि स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंटमेंट किया जाए माइनॉरिटी के लिए, यदि वो अपना मदर, मान के चलिए कोई 10 ही लोग जो है सो हिंदी बोल रहे हैं, मान लीजिए 10 ही लोग हिंदी बोल रहे हैं, तो 10 लोग को कोई पढ़ाना चाहेगा नहीं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर देगा, एक ऑफिसर भेजेगा कि नहीं उस 10 लोगों को प्राइमरी एडुकेशन हिंदी में ही मिलना चाहिए, और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ऑफिसर का होगा कि उस लैंग्वेज पर रिसर्च करे, स्टडी करे और उस लैंग्वेज को डेवलप करे, ताकि वो 10 बच्चा जो है सो अपने मदर टंग में स्टडी कर सके। इस बात का जिक्र आर्टिकल 350 बी का बी में बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 351। इसमें बताया गया है कि जो हमारा लैंग्वेज है हिंदी, उसको नेशनल लैंग्वेज बनाने का कोशिश किया जाए और नेशनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जाए। स्टेट को इसके लिए प्रोविज़न बनाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, और यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को इतना बढ़ावा देना चाहिए कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के बराबर कर सके, बराबरी कर सके। हिंदी लैंग्वेज हमारा जो है नेशनल लैंग्वेज के तौर पर ट्रीटेड किया जाए और इंग्लिश का बराबरी ये लैंग्वेज हमारा कर पाए। तो यही हमारा यहाँ तक वीडियो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज बच गया है और आरटीआई, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि यहाँ पर यदि मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।